राम राम सर। राम राम साहब। और आप किस किस पार्टी में हो? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। तो आप वोट का किस पार्टी में दोगे? और वोट का देखो अभी 2 दिनों से मैं यही सोच रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ कि किस कैंडिडेट को दूँ, या तो बीजेपी को दूँ या कांग्रेस को दूँ। तीसरा उम्मीदवार मेरी नज़र में नहीं है अभी। या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी, दो ही उम्मीदवार है। तो पहले के जो उम्मीदवार थे जब्बर सिंह जी, उनकी वजह से आसिन के अंदर चलो इतना विकास नहीं हो पाया, चाहे अपने राजस्थान सरकार कांग्रेस की थी, पर कहते हैं कि आसिन के अंदर इतना विकास नहीं हो पाया। पर शांति बनी रही थी, कोई दंगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सबसे मेरे को पॉजिटिव पॉइंट लगता है इसका, जब्बर सिंह जी का। दूसरा है कि जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है आगामी लाल जी मेवाड़ा, तो उनको अभी देखते हैं कैसा क्या रहता है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि अगर राजस्थान सरकार अगर कांग्रेस की रही और यहाँ पे एमएलए भी कांग्रेस का रहा, तो बहुत ज़्यादा चांस है आसिन के अंदर डेवलपमेंट के काम होने के। तो देखते हैं, या तो जब्बर सिंह जी या फिर कांग्रेस का, अभी दोनों में से एक का लग रहा है। अभी अभी मेरे दिमाग में चल रही है, देखते हैं किसको देंगे वोट अभी। राम राम सा। राम राम सर। ये गहलोत सरकार धार्मिक स्थल पे भेदभाव कर रही है, तो आपका मत क्या हो सकता है? कहाँ पे? क्या? भेदभाव हो रहा किस है। धार्मिक स्थल पे भेदभाव किया? जो अगर मुस्लिम में कोई भी मरता है तो वहाँ 5 लाख देते, कोई हिंदू मरता है तो कोई पैसे नहीं देता है। ये न्यूज़ आपने कहाँ पे पढ़ी? कहाँ पे पड़ी? मेरा मत है, आपका क्या मत है? मैंने ये सब देखा है कि ये जितना भी चलता है, मेरे पापा के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी यही चीज़ आती है। और जिस एक दो ग्रुपों में भी हूँ, तो ये सारे न्यूज़ मेरे को व्हाट्सएप से मिली है। ऐसा मैंने अखबार में या फिर न्यूज़ चैनल पे ऐसा नहीं देखा है कि उसको मिला है। तो अगर, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी के साथ भी गलत हुआ है, अगर मदद करती है सरकार तो सबकी मदद करनी चाहिए, किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जब कना उदयपुर में कन्हैयालाल का हत्याकांड हुआ तो आप उसमें उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? वो हत्याकांड देखो, पहली बात तो कि कोई दुकान के अंदर है, दो आदमी जाके डायरेक्ट किसी का अगर मर्डर कर दे, खून कर दे, वो कहीं पे भी हो सकता है। उसमें सरकार ना तो एकदम से आके रोक सकती है, ना पुलिस वाले एकदम से आके रोक सकते हैं। तो वो नुपुर शर्मा जी के बयान की वजह से इन्होंने प्रतिक्रिया करी, कुछ फेसबुक वगैरह पे कमेंट किए, वो कमेंट पढ़ के वापस रिएक्शन हुआ है। तो वो पूरा ही माहौल में अपन ये नहीं कह सकते कि इसमें कांग्रेस सम्मिलित थी या बीजेपी सम्मिलित थी। वो देखो, रोष है एक दूसरे का। हिंदू चाहता है कि मैं मुस्लिम को ख़त्म करूं, मुस्लिम चाहता है हिंदू को ख़त्म करूं, पर ऐसा हो नहीं सकता है। और सभी को शांति से बनाए रखना, शांति से रहना चाहिए। और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी उसकी दुकान पे जाता है, हिंदू मुस्लिम की दुकान पे जाता है, मुस्लिम हिंदू की दुकान पे जाता है सामान लेने के लिए, आराम से शांति से रहते हैं। लेकिन राजनीति से पार्टी का आता है तो इनमें बंटवारा चालू हो जाता है हिंदू मुस्लिम में, और दंगे हो जाते हैं। मैं ये मानता हूँ, मैं एक और लोग सवाल सब पूछना शांति से चाहता हूँ रहते सर आपसे, जो अभी राम मंदिर बन रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? हैं। राम मंदिर, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जो हमारे जज थे उन्होंने आदेश दिया था, उसके ऊपर जो फाइनल फैसला था वो सुनाया, और उसकी वजह से राम मंदिर बन रहा है। जो श्री राम भगवान की जन्मभूमि है उसके ऊपर। उसमें कांग्रेस ने 4 चॉइस वकील भी लगाए थे, आपका क्या मत हो सकता है? क्योंकि अभी हमारा राम मंदिर बन रहा है, तो आप क्या क्या मत हो सकता है, अच्छा है या नहीं? कांग्रेस ने 24 वकील लगाए, किसी ने कितने वकील लगाए, आप एक बार मेरे को न्यूज़ ऑथेंटिकेट वाली बता दीजिए, या तो न्यूज़ पेपर की कटिंग बता दीजिए, या फिर कोई न्यूज़ चैनल पे आया है तो मुझे वो बता दीजिए, तो मैं पहले उसका मानूँ, क्योंकि मैंने यदि न्यूज़ नहीं सुनी है ना देखी है। राम राम सर। राम राम सर। और आपने वोट दीजिए। वोट हम अभी करेंगे। अभी जो हमारा काम है कि लोगों से राय जान रहे हैं कि उनका किस प्रकार जो मत दिया है उसका क्या रिएक्शन है, उस वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये आपका दूसरा वोट है। हाँ जी, मेरा तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। जी। तो आपने देखा होगा कि कौन सी सरकार में कैसा काम हुआ है, तो आपका क्या मत है, कौन सी देखो, सरकार? दोनों सरकारों की तुलना करते हैं। इन द केस ऑफ डेवलपमेंट में बात करते हैं, या फिर जो अर्बन और रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन दोनों में साफ तौर पे फर्क नजर आता है। कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा काम किया है। जो हम वैकेंसीज की बात करते हैं युवाओं के लिए, यहाँ पे सारे युवा है, युवाओं की बात करते हैं। जो आपके एजुकेशन के सेक्टर की बात करते हैं, पहले वही बात करते हैं, एजुकेशन के सेक्टर की बात करते हैं। तो कांग्रेस में देखो, सबसे बड़े बढ़िया काम हुए हैं। एक तो जो छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट की इन्होंने। हम जो बात करते हैं कि हायर एजुकेशन जाते हैं, जैसे मैं पीएचडी होल्डर हूँ, तो जो पीएचडी करते हैं उनके लिए पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि आप 20-25 एज के बाद में स्टार्ट करते हो पीएचडी, और वहाँ पे पैसे की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एक पेपर छपवाने के लिए आपको 5 से 10 हज़ार 20 हज़ार इतने पैसे लगते हैं। तो इन्होंने जो स्कीम स्टार्ट की है 20 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो वो सबसे अच्छी स्कीम है।
फिर इसके बाद में हम बात करते हैं गर्ल्स के लिए भी जो हम दूसरा अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में बात करें, मैं स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर से हूँ। 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप देते हैं। पहली बात तो ये होगी स्कॉलरशिप की। दूसरी बात ये है कि युवाओं के हिसाब से कि कॉलेज बहुत ज़्यादा खोले इन्होंने, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज थे जो मनमानी फीस लेते थे। एक सेमेस्टर जो हम बोलते हैं 6 महीने का, वो 45 से 60,000 रुपये के बीच में फीस ले रहे थे। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज खोले हैं उसमें 500 रुपये फीस है। अब आप बताओ किसके काल में डिफरेंस है। बीजेपी गवर्नमेंट में जो प्राइवेट कॉलेज खुले थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, जो इस कांग्रेस की सरकार में जो कॉलेज खुले हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या ज़्यादा थी। आपके आसिन में ही एक ITI कॉलेज भी खुला है, आपको पता होगा। तो ये एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जब बात करते हैं हम युवाओं की, तो वहाँ पे एक पेपर लीक की बहुत बड़ी समस्या है। तो बकायदा इसमें पेपर लीक मेरा में आपसे एक क्वेश्चन और है कि अभी जो सरकार ने कांग्रेस सरकार ने जाते जाते अभी बहुत सारी योजनाएं लागू की, आप उसको किस परिदृश्य से देखते हैं? देखो, योजनाएं बहुत सारी अभी भी चल रही है, उससे पहले भी चल रही है। अगर हम बात करें तो एक पहले स्कॉलरशिप योजना चली थी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप, जो विदेश में आपको पढ़ने के लिए भेजेगी और $2 लाख की सहायता देगी। आप सोच सकते हो $2 लाख किसे कहते हैं। 500 जो पहले 250 लोगों की थी, अभी 500 लोगों को, 500 विद्यार्थियों को बाहर भेजेंगे, है ना। वो सबसे बड़ी योजना थी। उसमें आपके गरीब से गरीब बच्चा कोई भी हो जिसकी 25 लाख से कम इनकम है, वो लड़का विदेश में कहीं भी जाके पढ़ सकता है बिल्कुल फ्री। ये स्कीम थी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी इस जो हम कहते हैं महंगाई राहत के में लॉन्च हुई है, वो भी बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे आपको दिखेगी कि आपको 500 रुपये का सिलेंडर है। आपको जो जिनके लंपी वायरस से जिसे गाय मरी है या फिर किसी अलग कारण से गाय मरी है, उनको भी कामधेनु योजना के तहत 50,000 रुपये का बीमा किया गया। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए का आपका ये स्वास्थ्य बीमा है, और 10 लाख का दुर्घटना बीमा है। और भी कई सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर जाके उतरी और लोगों के रियल में काम किया है। जो लोग कहते हैं कि हमारे योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, तो उनको खुद को अपने अंदर से पूछना चाहिए कि मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं हूँ। देखो, ये अपना दुर्भाग्य ही है इस देश में कि जो योग्य व्यक्ति हैं उनको तो इन योजनाओं का लाभ मिलता ही नहीं है ना। क्योंकि जो जिनके पास सब कुछ सुविधा है वही इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, है ना। इस रियलिटी देखे तो उनको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ये मेरे काबिल नहीं है योजनाएं, मेरे सब कुछ सक्षम हूँ। तो जिन लोगों को सुबह शाम रोटी का पता नहीं है, उनको इस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिनके 4 मंजिल बिल्डिंग है, 4 जो व्हीकल है, 4 व्हीलर है और बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वो फ्री का गेहूँ लेने के लिए जाते हैं और पेंशन लेते हैं। बहुत सारी योजनाओं को लाभ लेके उनको छोड़ना चाहिए। BPL में आपका मानना है कि जो योजनाएं मिल रही है केवल उनका विभाजन हो, जिनको योजना की जरूरत नहीं है उनको नहीं देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। ये आपको इसका मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस लोगों को, जो लोग जरूरतमंद है, वाकई में जरूरतमंद है, उनको इस चीज़ का फायदा मिलना चाहिए। जिनको नहीं पता है, योजनाओं को पता नहीं, उनको ग्राउंड पर उतार के उनको फायदा पहुंचाया जाए। आपका ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राम मंदिर बनाया है 370 हटाई है, क्या आप उसको राजस्थान के परिदृश्य में, राजस्थान की विधानसभा के क्षेत्र में आप किसको देना चाहेंगे? तो राम मंदिर जो बनाया है वो बहुत ही अच्छा काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम भारत में हैं और हमारे खुद के जो इष्ट देव है, 80% आपकी आबादी है हिंदू की, और उनके खुद के जो देवता है उनकी मूर्ति नहीं है, पूजा नहीं कर सकते हैं। तो वो सबसे अच्छा उसका उदाहरण है कि हमारे यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके नाम पर राजनीति करना वो गलत है। उसके नाम पे कि आप एक चीज़ बना दिया, उसके नाम पे वोट मांगो। आप डेवलपमेंट करो, आप स्वास्थ्य की सेवा दो, जो पहले जो होते थे कॉलेज खोलो, आप हर गरीब आदमी को भोजन पहुंचाओ, ये चीज़ें होनी चाहिए। एक बिंदु के ऊपर आपको वोट नहीं लेना चाहिए। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी ने अपने जो नेशनल लेवल के जो पीएम चेहरे को राजस्थान में उतारा है एज ए वोट मांगने के लिए, तो आप कैसे देखते हैं कि बाहरी राज्यों के जो बीजेपी के सीएम है वो केवल राजस्थान के सीएम चेहरे को बदलने के लिए इतने लगा रहे दिमाग, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं जहाँ तक बात करता हूँ बीजेपी में, मैंने अभी 15 दिन में जितने भी इनके जो बाहर के सीएम आए, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी आए, इनके जो भाषण होते हैं उन मैंने सुने हैं बाकायदा। आपने सुने हो तो पता नहीं। हिंदू, भ्रष्टाचार और पाकिस्तान, आतंकवाद
और एक आधा मुद्दा जो हिंदू मुस्लिम है, उसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं। इन्होंने एक ने भी ये नहीं कहा। जब हम बात करते हैं कांग्रेस के 5 साल में 3,43,000 वैकेंसीज अपने यहाँ हो चुकी है, तो ये इनके जो मैनिफेस्टो है उसमें ये देते हैं कि हम 2.5 लाख नौकरी देंगे, तो गलत है ना। हमको तो 3,43,000 पहले ही मिल चुकी है, तो इससे ज्यादा देना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि गलत है, लेकिन 5 लाख नौकरी का इनको संकल्प होना चाहिए। और देखो, जो समस्या है, जो अच्छा करता है उसको अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, जो गलत करता है उसको आलोचना भी मिलनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप बनने वाली सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी आप सरकार हो, तो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि जो शिक्षित आदमी हो, जो इनके प्रत्याशी का चुनाव होता है, वो सबसे पहला कदम होता है कि वो सही तरीके से हो। आप जाति के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे या फिर आप क्षेत्रवाद के नाम पे, इस आधार पे आप प्रत्याशी सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको प्रत्याशी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो कितना काबिल है, उसमें कितना पोटेंशियल है कि वो उस क्षेत्र का विकास कर सके, उसके क्षेत्र के बारे में कितना जानता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हाँ, ये कुछ हाँ, तो है। मैं देखो एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप जो हम बात करते हैं मोदी सरकार, देखो मोदी सरकार है वो लोकसभा से बनती है। जो सबसे बड़ा इसका उदाहरण बताता हूँ कि एक किसान बिल आया था। अगर आप चाहते हो कि आपके 4 लोग हैं, 4 में से चारों ही एक ही पार्टी को सपोर्ट करें, तो वो बिल चाहे कुछ भी हो, आपके ऊपर कुछ भी थोपना चाहे तो वो बिल पास कर लेंगे। लेकिन जो विधानसभा चुनाव है, इसके साथ में एक राज्यसभा की चुनाव भी होते हैं, जो अपने जो एमएलए चुने जाएंगे वो करेंगे। 249 राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की दूसरी जो चुनाव होंगे, लोकसभा अलग, राज्यसभा के इसी से सेलेक्ट होते हैं। बिल आपका जो पास होता है वो दोनों सभाओं में जाता है, तब पास होता है। तो आप ऐसा करो जितना ज्यादा हो कि एक बहुमत से मत रखो। आपकी इच्छा हो तो ये भी कर सकते हो कि जो सही चीज है वही आप पे लागू हो। ऐसा नहीं हो कि जो चीज आपको चाहिए नहीं, जैसे किसान बिल, वो थोप दिया गया। अभी आपको जरूरत है कोई चीज की तो आपको देंगे, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है फिर भी थोप रहे हैं, तो वो गलत है। तो इसके साथ में जो यहाँ पे चुनाव है वो केवल राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें आपका मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और उसके बाद में राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे उसमें यही के जो आदमी है, एमएलए चुने हुए व्यक्ति है, वो वोट करेंगे, तब आगे जाके राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो बनेगी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप राजस्थान में अभी पेपर लीक हुए हैं, उनमें बहुत सारे राजनेताओं के भी नाम है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, पेपर लीक का ये सबसे बड़ी समस्या इस देश की समस्या है। हम अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें तो गुजरात में 9 पेपर लीक हुए पिछले 5 साल में, एमपी में 7 पेपर लीक हुए, छत्तीसगढ़ में 3 पेपर लीक हुए। वहीं आगे हम बात करते हैं बिहार में, तो वहाँ पे कई अनगिनत पेपर लीक हुए। तो समस्या ये राजस्थान की नहीं है, पूरे देश की समस्या है। इसके लिए जो सेंट्रल गवर्निंग एजेंसी है उसको यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए और आगे से आगे इसको जहाँ तक वो रोकना चाहिए। तो इस पेपर लीक पर कोई कानून है या बिल्कुल, इसके लिए आपके भी जो कांग्रेस सरकार में कानून भी बना है पेपर लीक माफिया के लिए, और जो इसमें इन्वॉल्व होता है उसकी जमीन जब्त की जाती है और जो भी उनका मकान है वो भी तोड़ दिया जाएगा। जितनी भी उसके नाम पे जमीन है, पैसा है, वो सारी चीजें जब्त कर ली जाएगी। आपको लगता है कि ऐसा आप आपको लगता है कि ऐसा कोई कानून देश में भी होना चाहिए पेपर लीक पर? हाँ बिल्कुल, पेपर लीक का कानून होना चाहिए। हम बात करते हैं सेंट्रल के भी कई सारे पेपर है जो लीक होते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देखो जो सेंट्रल की पोस्टें आती थी, ये इस 10 साल के अंदर बहुत सारी सेंट्रल की पोस्ट ही खत्म हो गई। जैसे रेलवे में आती थी बहुत सारी पोस्ट, वो मेजोरिटी ऑफ पोस्ट खत्म हो गई और उसकी वजह से आपको इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, रेल एक्सीडेंट होते हैं। अभी आंध्र प्रदेश में हुआ था, पिछली बार बालासोर उड़ीसा में हुआ था। ये सब चीज़ों का मेन मुद्दा ये है कि इसमें रोजगार जो मिलना चाहिए था, जितनी लोग की कैपेसिटी है उतने लोग इसमें ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, वैकेंसीज नहीं हो रही है। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप बीजेपी सरकार की जो सेंट्रल की जो प्राइवेटाइजेशन की जो स्कीम है कि अपने सरकारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो, तो आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? आपकी राय? देखो, प्राइवेटाइजेशन दोनों ओर से एक दो पहलू है इसके। किसी जगह पर अच्छा भी है, किसी जगह पर बुरा भी है। देखो, हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, जिस हम कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैंने अन्न दिया है, मतलब जो आपके गेहूं दिया है, मतलब वो मानते हैं 80 करोड़ गरीब है, 140 करोड़ में से 80 करोड़ गरीब है। तो जो ट्रेन है, प्लेन है, इतना प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसकी रेट्स हमेशा हाई होगी। आप बेसिकली देख सकते हैं जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, नॉर्मल ट्रेन की तुलना में उसका 4 से 5 गुना किराया जाता है। तो 80 करोड़ लोगों को आप अन्न भी दे रहे हो और मानते हो गरीब भी है, लेकिन आप उसी को देख रहे हो कि इतना हायर प्राइसेस पे किसी चीज़ को अवेलेबल करवाने की, तो वो कैसे खरीदेंगे? तो इसको एक सेंट्रल लेवल पे, पीयूसी लेवल पे एक एजेंसी बनाकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए।
और आपकी अभी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव के बारे में और कुछ आपकी राय हो तो? राजस्थान विधानसभा चुनाव में देखो, जिसने अच्छा काम किया है उसका नाम भी लेना चाहिए, जिसने नहीं किया है उसको आलोचना भी करनी चाहिए। जैसे हम राइट टू हेल्थ की बात करते हैं, वो सबसे बड़ी स्कीम है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई है। और जो चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, गरीब से गरीब लोग हैं जो इसमें फंसे हुए रहते हैं, अपने घर बार बिक जाते हैं, अपने गहने बेच देते हैं एक इलाज करवाने के लिए। छोटा सा इलाज होता है लेकिन बहुत हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ये जो चिरंजीवी योजना है, इसको सबसे बड़ी वरदान साबित होगी है। अभी वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण समस्या करप्शन की। आप राजस्थान में करप्शन को कैसे देख रहे हैं? क्या करप्शन खत्म होना चाहिए आपके नज़र में? देखो, करप्शन तो जब से ये दुनिया बनी है तब से ही है। और ये जो भारत का निर्माण हुआ है 1947 से, तब से ही करप्शन है। करप्शन को मिटा नहीं सकते, उसको कम कर सकते हैं। और इसको कम करने के लिए आपको सिस्टम में घुस के, सिस्टम जो चेन है उसको सही करना पड़ेगा। हर एक आदमी के पास जाके ये नहीं बोल सकते तू करप्शन मत कर, लेकिन आप अगर सिस्टम को जो चेन है उसको सही कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इसको कम कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। अभी डिजिटल इंडिया की वजह से हुआ है करप्शन बहुत सारा कम हुआ है। और आगे देखा जाए तो लोग ही करप्शन करते हैं, पहले रिश्वत लोग ही देते हैं। देखो, हम खुद ही इसमें इन्वॉल्व है, हम खुद इसमें खुद इन्वॉल्व corruption है करते हैं, कि जनता ही आप करती है सब। आप ये फायदा उठाने के लिए कि भाई हम खुद भी अगर आगे जाएंगे तो ये कहेंगे अपना काम जल्दी हो, उसके लिए 100-200 रुपये पकड़ा देते हैं। वो भी एक करप्शन है, चाहे छोटा हो मोटा हो, करप्शन करप्शन होता है। तो हमें पहले, सबसे पहले हम खुद को इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, फिर जनता से अपील करनी पड़ेगी कि आपको इस चीज़ से बाहर आओ और जितना अच्छा हो उतना अपने देश को सुदृढ़ बनाओ और आगे जाए। जो हम बात कर रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, डंका ऐसा कुछ नहीं है, जो काम करता है उसके नाम बोलता है। हम बात करते हैं जो कि हिंदू खतरे में, ये फालतू की बात करते हैं। एक टाइम था जब हमारा प्रधानमंत्री कौन था? सिख था, जो पाकिस्तान माइग्रेटेड था, मनमोहन सिंह। और जो हमारा प्रधानमंत्री था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो मुस्लिम था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उस टाइम हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब सीएम हिंदू है, पीएम हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, फिर कहता है हिंदू खतरे में। यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा है आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों में सभी हिंदुओं के खड़े होने पर राजनीति कैसे देखते हैं? यहाँ क्या धर्म का सिक्का चलेगा या सिर्फ काम योजनाओं के आधार पर यहाँ पर वोट दिए जाएंगे? यहाँ पे मैं Basically- बताऊँ आपको, हमने शायद 2 एपिसोड शूट किए, तीसरा एपिसोड है। लोगों से बात करिए, सवाल पूछे, सबका अधिकतर समस्या है एक तो पानी की थी, ठीक है, पीने के पानी की, रोड नाली वो तो है ही। लेकिन किसी एक ने भी पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कोई बारे में बात नहीं, ना हेल्थ के बारे में। तो सारा सबका मुद्दा सबसे पहले पानी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चल रहा है जातिवाद। जातिवाद चल रहा है, बिल्कुल मैं कहूँगा इसको। लोग अपने जाति वाले को सपोर्ट कर रहे हैं और जो पार्टी का है वो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा है कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, प्रत्याशी अच्छा है, खराब है, बुरा है, पढ़ा लिखा है, नहीं है, क्या उस पर कोई आरोप तो नहीं लगे, भ्रष्टाचारी तो नहीं है, ये सब कोई नहीं देख रहा है। केवल और केवल या तो कांग्रेस देख रहे हैं, या बीजेपी देख रहे हैं, या फिर ये अपने जाति वाले वो वाला देख रहे हैं। तो ये सबसे गलत चीज़ है। प्रत्याशी की एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सब देखो, परखो, उसके बाद उसको वोट दो। आवाज उठाओ, आपका जो मुद्दा है कुछ भी हो, आप सवाल करो, उसका जवाब मिलेगा।